तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में क्या कुछ है। फल पकाने की तकनीक पर जानकारी भाग 2। कद्दू वर्गीय फसलों में कीट नियंत्रण उपाय। बकरी की बर्बरी नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने कल के अंश में देखा कि कुछ फल उत्पादक एवं फल व्यापारी कृत्रिम रूप से फल पकाने हेतु हानिकारक रसायन कार्बाइड का प्रयोग कर रहे हैं। इस रसायन के प्रयोग से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि फलों को कृत्रिम तरीके से कैसे पकाएं, जिसकी जानकारी दे रहे इस कड़ी के माध्यम से। किसान भाइयों, कल के अंश में हमने देखा कि अपनी थोड़ी सी लालच एवं अज्ञानता बस कुछ फल उत्पादक किसान अथवा फल व्यापारी फल पकाने हेतु हानिकारक रसायन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। फलस्वरूप इस प्रकार से पके हुए फलों को खाने से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और यह सब जानते हुए भी आखिर क्यों फल उत्पादक किसान और फल व्यापारी इस रसायन का प्रयोग कर रहे हैं? क्या कोई कृत्रिम रूप से फल पकाने की सही तकनीक नहीं है जो कि पूरी तरह से कार्बाइड से मुक्त हो और सबके लिए सुरक्षित होने के साथ साथ फल व्यापारी एवं फल उत्पादक किसानों के लिए लाभकारी हो? तो किसान भाइयों, हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हम लोगों के पास कृत्रिम रूप से फल पकाने की अच्छी से अच्छी तकनीकियाँ अपने देश में उपलब्ध हैं, जिसको आप अपने घर, गोदाम व दुकानों पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग में ला सकते हैं, जो सबके लिए सुरक्षित एवं लाभकारी हैं। परंतु अब बात आती है कि वह कौन कौन सी विधियां एवं तकनीक हैं। इस हेतु अन्नदाता लेकर आया है कृत्रिम रूप से फल पकाने की उन्नत तकनीक पर विस्तृत जानकारी, जो कि प्रस्तुत है कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। फल उत्पादक किसान भाइयों एवं फल व्यापारियों, आप अपनी क्षमता के अनुसार कृत्रिम रूप से फल पकाने हेतु सुरक्षित एवं सही तकनीकियां जो सभी इथाइलिन आधारित हैं और यह रसायन संस्तुत ही नहीं बल्कि FDA अमेरिका द्वारा अपने देश में कृत्रिम फल पकाने वाले कारक के रूप में फूड एवं ड्रग शासन द्वारा 120/1016 अधिनियम के तहत अनुमोदित भी है। तो उन कृत्रिम फल पकाने वाली प्रभावी तकनीकियों को आप खुद ही देखें। इथेनॉल में डुबोकर फलों को पकाना। इस विधि में सबसे पहले कच्चे फलों को 0.1% यानी
100 ppm इथरेल के घोल में डुबोते हैं, जो कि इथेफान, ब्रिथेल, इथरेल आदि व्यावसायिक नामों से बाजार में मिलते हैं। अतः इस घोल में 5 मिनट डुबोने के उपरांत फलों को पोंछकर अखबार पर फैलाकर महीन कपड़े से ढक देते हैं और इस प्रक्रिया में फल 48 घंटे में समान रूप से पक जाते हैं। इसके अतिरिक्त कृत्रिम फल पकाने की अन्य विधि, जिसमें बड़े बर्तन में 10 मिलीलीटर इथरेल के साथ 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं क्रिस्टल इथर के साथ 5 लीटर पानी में डालते हैं एवं इस तैयार घोल को बिना पके फलों के साथ रखकर कमरे को पूरी तरह ढक देते हैं, जिससे कि कमरे के अंदर हवा प्रवेश न कर पाए। अतः इस विधि से लगभग 2 टन फल पक जाते हैं। इसके अलावा एक विधि में फलों को पकाने हेतु हवा बंद कमरे में इथाइलिन कनस्टर या केन का प्रयोग करते हैं, जो कि बाजार में बहुत कम लागत के प्रेशराइज प्लास्टिक या टीन के इथाइलिन के डिब्बे बाजार में अलग अलग ब्रांडों एवं नामों के साथ विभिन्न आकार एवं मात्रा वाले मिलते हैं। इस विधि में बिना पके फलों को हवा बंद कमरे या कम लागत वाली पाली चैम्बर में कैरेट या ट्रे में क्रमबद्ध रख देते हैं। यदि कम मात्रा में फलों को पकाना हो तो प्रेशराइज इथाइलिन भरें। डब्बों के द्वारा कैरेट या ट्रे में रखे फलों के ऊपर इथाइलिन का आवश्यकता अनुसार छिड़काव करते हैं और यदि बड़ी मात्रा में फलों को पकाना हो तो एडाप्टर से संचालित होने वाले इथाइलिन वाले बड़े केन का प्रयोग करते हैं और इस विधि में पहले हवा बंद कमरे में कैरेट या ट्रे में फलों को रखते हैं तथा केन के ढक्कन को हटाकर उसमें एडाप्टर लगाते हैं तथा एडाप्टर के द्वारा आवश्यकता अनुसार इथाइलिन बाहर निकालते हैं तथा कमरे में रखे फलों पर फैल जाए इसलिए पंखे का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि में 100 ppm इथाइलिन 3 गुना 3 गुना 3 मीटर आकार वाले कमरे जिसमें 2 टन फल रखे जा सकते हैं, वह आसानी से 24 से 48 घंटे में पकाया जा सकता है और यह फलों के प्रकार के ऊपर निर्भर है। इसके अलावा जो बड़े फल व्यापारी, उनके लिए प्रचलित दमदार तथा अधिक क्षमता वाले स्वचालित एवं मानव चालित फल पकाने की कृत्रिम विधियां हैं, जिसमें फल पकाने के दौरान इथिलीन गैस निकलती है। इन विधियों में पूरी फल पकाने की प्रक्रिया के दौरान निरीक्षण तथा नियम का पालन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस से सचेत रहने की जरूरत होती है। वह विधियां निम्न हैं। मानव चालित निश्चित मात्रा वाले इथेलिन केन, जो कि बाजार में अलग अलग आकार व मात्रा वाले, जो कि 2 से लेकर 20 टन क्षमता वाले शीत गृह हेतु उपयोग में लाकर फलों को पका सकते हैं। दूसरी मानव चालित विधि, जिसमें इथेनॉल कंटेनर के आधार पर जनरेटर के द्वारा इथिलीन उत्पन्न कर फलों को पकाते हैं। मानव चालित इथिलीन गैस सिलेंडर विधि, इस विधि के तहत 2 से लेकर 250 टन क्षमता वाले शीत गृह में बिना पके फलों पर इथिलीन गैस प्रवाह कर फलों को पकाते हैं। इसमें एक इथिलीन गैस सिलेंडर से 15 टन वाले शीत गृह में 10 चक्र फल पका सकते हैं। मानव नियंत्रक गैस प्रवाह विधि, इस विधि में इथिलीन का स्तर एवं कमरे का तापक्रम नियंत्रण हेतु समय समय पर प्रबंधन तथा निरीक्षण की जरूरत रहती है और रेगुलेटर द्वारा इथिलीन गैस का कमरे में प्रवाह किया जाता है। पूर्ण रूपेण स्वचालित कृत्रिम फल पकाने की विधि, इस विधि में पूरे फल पकाने की प्रक्रिया के दौरान कोई क्रिया एवं कार्य करने की जरूरत नहीं होती है। केवल इथिलीन स्तर, जो कि 100 ppm रहना चाहिए तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका स्तर 1% से कम होना चाहिए, उस कार्य हेतु देखरेख की जरूरत होती है। अतः आप लोगों ने इथिलीन गैस सिलेंडर तथा इथेनॉल जनरेटर विधि द्वारा कृत्रिम रूप से फल पकाने वाली विधियों को देखा। यदि दोनों की तुलना की जाए तो इथेनॉल सिलेंडर सभी जगह आसानी एवं सुगमता से मिल जाता है तथा इसका प्रयोग भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जबकि इसकी तुलना में इथेनॉल जनरेटर अनियमित, अविश्वसनीय वितरण प्रणाली तथा जनरेटर का खराब होना, इसके स्पेयर पार्ट का लोकल बाजार में न मिलने जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं एवं इथेनॉल जनरेटर महंगे होते हैं, जो बाजार में 40,000 से लेकर
1,20,000 रुपए तक मिलते हैं। इसलिए हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि इथिलीन सिलेंडर का प्रयोग आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक एवं लाभकारी होगा। यदि आप कभी भी कृत्रिम रूप से किसी भी विधि से फल पकाने जा रहे हैं तो उसका प्री कूलिंग 15 से 20 सेंटीग्रेड तापमान पर करना जरूरी होता है। जायद मौसम में प्रदेश के किसान भाई ककड़ी, खीरा, तरबूज एवं खरबूजा इत्यादि की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। इस समय इन फसलों में विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप भी देखा जा रहा है। अतः किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाले कीटों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह। कल मैं आपको जो है गर्मी में लगने वाली जो हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसमें प्रमुख रूप से कीट एवं रोग जो लगते हैं, इनसे जो है किस तरह बचाव करके अपना उत्पादन जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकें के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो मैं अभी फिर शुरुआत करता हूं। अभी ये गर्मी का समय है, गया गर्मी के समय में भी आप 2-3 चीज़ों पर ध्यान रखें कि गर्मी में गहरी जुताई जरूर करें। गर्मी में जब जुताई आप करते हैं तो बहुत सारे उसके कीट जो है, कीट के अंडे और सूढ़ी या उनके जो क्रीमकोश हैं, प्यूपा हम लोग कहते हैं, वो ज़मीन के जब आप पलटाई करते हैं तो ज़मीन के ऊपर आते हैं और जो तापमान हमारा 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री में वेरी करता है या उसके बीच में बना रहता है, तो उससे समूल जो है नष्ट हो जाते हैं। दूसरे आजकल बहुत सारी जो है प्रजातियां जो है वैज्ञानिकों द्वारा जो है ईजाद की गई हैं, तो हम चाहेंगे कि आप नई नई प्रजातियों का जो है प्रयोग करें, जिसमें खासकर जो अवरोधी किस्में हैं, जो कुछ कीटों के लिए अवरोधी हैं या रोगों के लिए अवरोधी हैं, तो उनका प्रयोग आप ज़्यादा करें तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारे जो है पद्धतियां आ गई हैं जिनका आप प्रयोग करके कीटों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे मैं एक एक करके आप बताऊंगा कि जैसे आपका इंटरक्रॉपिंग जो है, अंतः फसलीकरण जिसको हम लोग कहते हैं, उनका प्रयोग करिए। बॉर्डर पर लगाने वाली फसलें हैं उनका प्रयोग करिए। साथ ही साथ फेरोमोन ट्रैप की बात आएगी। फेरोमोन ट्रैप में जैसे हम ये पता कर लें कि कीट जो है की स्थिति क्या है, उसके बाद दवा का प्रयोग करें या उनका कोई भी जो दूसरा नियंत्रण है उनका प्रयोग करें, या कुछ ऐसे भी फेरोमोन ट्रैप हैं जिनसे हम कीट को नियंत्रित भी कर सकते हैं। बीज उपचार से लेकर और फसल की कटाई तक बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं। अगर किसान भाई जैसे जैव कीटनाशी रसायनों का प्रयोग, जैसे उनका प्रयोग आप कर सकते हैं, तो हम इसमें शुरुआत करते हैं कि जैसे जो भी फसलें अपनी कद्दू वर्गीय हैं, खासकर इसमें प्रमुख रूप से 3-4 तरह के जो है कीट लगते हैं या रोग लगता है। तो जैसे कि फल मक्खी और एक लाल कीड़ा, जिसका 2 किसान भाई तो मुख्य रूप से जानते हैं। हम जो अभी बताया कि बीज उपचार के लिए जो है आप इमिडाक्लोपीड या थायोमेथोक्साम जो दवा आती है, इसकी 3 ग्राम मात्रा ये 1 किलो सीड के लिए पर्याप्त होती है। बीज उपचार करें। और बहुत सारा कद्दू वर्गीय सब्जियों में भूमि शोधन की भी बात आती है। तो भूमि शोधन में अगर आप चाहें तो नीम के खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम का खली अगर आपको अवेलेबल है, उपलब्धता है, तो आप करिए। नहीं भी हो रही है तो आप चाहें तो अभी एक कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड जो है एक दवा आ रही है 4% की, जो है दानेदार दवा है, तो उसका प्रयोग जो है 10 किलो 1 हेक्टेयर के लिए या 4 किलो प्रति एकड़ में आप अंतिम जुताई के समय अगर कर दें तो इसके प्रकोप से आप बच सकते हैं। अब मुख्य बात करेंगे अपना फल मक्खी। आप देखे होंगे सभी फसलों में कद्दू वर्गीय में लगती है, तो इसके लिए क्या है कि जो है दवा जो है मैलाथियान 15 ml 1 टंकी में दवा और उसके साथ जो है 300 ग्राम देसी गुड़ मिलाकर केवल जो है जब फूल लगे उसी समय 250 पौधों पे जो है इसका छिड़काव करना है। इसमें क्या होगा कि जो आपके पौड़ कीट हैं, जब वो फूल पे आके अपना अंडा देने आते हैं, तो क्या होगा, पौड़ कीट को मारने में हमको आसानी है, क्योंकि सूढ़ी क्या है, वो जो है फल के अंदर जो छुप जाती है, जिसको हम लोग हिडन पेस्ट भी कहते हैं। तो छुपने की वजह से क्या है, उस पर दवाओं का असर नहीं पड़ता है और इसमें प्रतिरोधक क्षमता भी जो है विकसित हो गई है। तो हम पौड़ कीट को मारने की बात करते हैं, तो इसका एक नियंत्रण ये है। दूसरा क्या है
कि हम जो है बेट ट्रैप आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। फल मक्खी का जो है एक जो है बाटल ट्रैप, वैज्ञानिकों ने जो है बाटल ट्रैप इजाद किया है, जिसमें मिथाइल यूजेनाल और इंसेक्टिसाइड और इथेनॉल के कॉम्बिनेशन में एक दवा है। उसको बनाकर हम लोग जो है एक गुटके में जो है उसको रात भर जो है डुबो कर रखते हैं और फिर आप जो है यही दवा बोतल जो है जिसमें बिस्लरी वाली बोतल है पानी पीते हैं, इसी में हम उसको उल्टा लगा कर रख देते हैं। और उसमें क्या होता है कि लगभग डेली जो है प्रत्येक दिन अगर कीट का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है तो लगभग 80 से 90 पाउंड कीट जो है डेली उसमें जो है फंसते हैं। और आपका जो बोतल है नीचे से आप जब कैप या ढक्कन खोलेंगे तो वहाँ से हम उसको साफ भी करते रहते हैं। और इसका जो गुटका है ये लगभग 15 से 20 दिन तक काम करता है। फिर हम उसको दोबारा जो है उस गुटके को उस दवा में जो है भिगोकर या रात भर उसको जो है भिगोकर सुबह फिर उसको हम लगाते हैं। तो एक ये भी अच्छा टेक्नोलॉजी है, इसमें हम दवा का कहीं प्रयोग नहीं करते हैं। फेरोमोन ट्रैप से हम उसको आकर्षित करके और फिर उनकी जो है अगली जनरेशन को जो है रोकते हैं। जैसे मेल या फीमेल उसमें कलेक्ट हो गया तो अंडा और ये सब नहीं दे पाते हैं, तो ऑटोमेटिक उनकी जो है उनका प्रकोप कम हो जाता है। दूसरा मुख्य कीड़ा हमने तीसरा जो बताने जा रहे हैं कि लाल कीड़ा, जिसको आप लोग कद्दू के लाल कीड़ा बोलते हैं। तो इसका प्रकोप जैसा आप लोग जानते हैं कि शुरू की अवस्था में 2 पत्तियों पर होता है जो कद्दू वर्गीय सब्जियों में। तो उसी समय हम अब एक नई जो अभी दवा की हम बात कर रहे थे इमिडाक्लोप्रिड जो है, इसी दवा को अगर आप स्प्रे कर दें तो उसका नियंत्रण हो जाता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अन्नदाता में। और आगे बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बकरी पालन लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा अपनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कृषि सह व्यवसाय है, लेकिन देखने में आता है कि हमारे बकरी पालक जलवायु के अनुसार उन्नत नस्लों का चयन नहीं करते, जिससे उनका बकरी पालन व्यवसाय से लाभ नहीं मिल पाता। तो किसान भाइयों, आज हम प्रदेश के जलवायु के अनुसार सबसे उपयुक्त उन्नतशील नस्ल की बकरी बर्बरी के बारे में जानकारी दे रहे हैं और इसके लिए आमंत्रित किया एक वैज्ञानिक डॉक्टर महेश दत्त को। आज मैं आपको बकरी पालन के बारे में बताऊंगा। वैसे तो बकरी पालन आप सब करते ही हैं, लेकिन बकरी पालन में अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बकरी पालन में आपको और अधिक लाभ कमाने का मौका मिलेगा। बर्बरी नस्ल की जो बकरी है, इसको खासकर हम लोगों ने शहरी इलाकों के लिए बहुत ज़्यादा इसको रिकमेंडेड किया है, क्योंकि इसका एक मुख्य लाभ यह है कि इसको बहुत कम जगह की तथा बहुत कम चारे की आवश्यकता होती है, तथा बर्बरी ही एक ऐसी जाति है जिसको आप शहरी इलाकों में बिना चराई के रख सकते हो। इसको आप शहरी इलाके में एक छोटा पुला आप लटका दीजिए, पूरे दिन के चारे की आवश्यकता है इसकी पूरी हो जाएंगी, तथा करीब करीब 1 से 1.25 लीटर तक दूध उत्पादन ये कर सकती है। साथ ही इसका जो शरीर भार है वो अपने शरीर के नस्ल के अनुसार वह बहुत ही उपयुक्त है, और इसकी जो नस्ल की जो मीट की जहाँ तक प्राप्ति की बात है, काफ़ी अच्छी इसमें से मीट की प्राप्ति भी हो जाती है। इस नस्ल का एक दूसरा सबसे बड़ा जो मुख्य लाभ यह है कि इसका शरीर बहुत ही गठीला होता है और देखने में बहुत सुंदर पशु होते हैं। साथ ही कई लोग इसको बहुत ही चाव से पालते हैं तथा शहरी क्षेत्रों में इसकी बहुत अधिकता देखने को मिलेगी। वैसे ये ब्रीड
अफ्रीकन देशों में पाई जाती है, लेकिन अब भारत के बहुत से प्रांतों में यह ब्रीड बहुत ही प्रसिद्ध होती जा रही है। बकरियों के रखरखाव तथा इनके प्रबंध के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बकरियों का जो बाड़ा है या जो शेड है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे और सूखे होने चाहिए, क्योंकि बकरी को जो गीले स्थान है उनसे बहुत अधिक नफरत होती है। साथ ही बकरियां गीले में अगर बैठती हैं तो उनमें बहुत जल्दी बीमारी आने के चांसेस होते हैं। इसलिए बकरियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि उनके घरों को साफ़ सुथरा रखें। जब आप चराने के लिए ले जाएं तो उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं लंबे कांटे ना हो, कहीं उनको किसी तरह की कोई जो जख्मी ना हो। साथ ही उनका जो और दूसरी तरह की विशेष बातें हैं, जैसे अगर मान लीजिए गाभिन बकरियां हैं तो उनको दूर न लेके जाएं, साथ ही उनको अधिक तेज़ धूप में न लेके जाएं। और दूसरी बात यह है कि बकरियों को ज़्यादातर अगर हो सके तो अच्छे घरों में रखना चाहिए, साफ़ सफाई वाले घरों में रखना चाहिए। करीब 500 ग्राम प्रतिदिन इनको दाना अवश्य दें, क्योंकि जो बकरियां अच्छा दूध देने वाली हैं उनको शरीर की जो न्यूट्रिएंट की जो पूर्ति है, यानी शरीर को जो ऊर्जा चाहिए, उसके लिए दाना प्रतिदिन देना आवश्यक होता है। साथ ही छोटे बच्चे तथा जो बड़ी बकरियां हैं उनकी खिलाई पिलाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बकरियों को जहां तक हो सके सूखे स्थानों पर रखें। साथ ही जो पेट के कीड़े हैं उनका समय पर दवाई देनी चाहिए, तथा जो वैक्सीन है, जो टीकाकरण है, वो बिल्कुल समय पर होना चाहिए। बकरियों में ऐसी कई बीमारियां हैं जो मौसम के साथ साथ आती हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि बकरियों का उपयुक्त प्रबंध करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में पहला प्रश्न पूछा है ग्राम दुजाना, जिला झज्जर के सुनील सांगवान ने। आप एक्वेरियम मछली पालन पर जानकारी चाहते हैं। जैसा कि आप ये एक्वेरियम देख रहे हैं, इस तरह का एक्वेरियम और इसके अलग अलग तरह के शेप और आकार के एक्वेरियम आपको बाज़ार में उपलब्ध हैं। और इसमें जो मछलियाँ हम रिकमेंड करते हैं कि कोई कार्प है जैसे उसको डाल सकते हैं, गोल्डन कार्प है वो डाल सकते हैं, टाइगर शार्क है वो डाल सकते हैं, मोली है, गप्पी है, इस तरह की मछलियाँ आप डाल सकते हैं। कभी भी लाइव बियरर मछलियाँ, लाइव बियरर का मतलब जो कुछ मछलियाँ हैं जो जैसे गप्पी है, मोली है, बच्चे देती हैं, इनको आप जो है और इनके जो गोल्ड फिश हैं, एंजल फिश हैं, इनके साथ कोशिश करें कि इनके साथ ना डालना पड़े, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर बच्चे इनकेस उसमें बच्चे पैदा हुए तो ये मोली या गप्पी हैं जो स्वयं अपने बच्चों को खा जाती हैं। बच्चे अगर उसमें दिखाई पड़ते हैं तो आप उनको निकाल के दूसरे एक्वेरियम में डालना पड़ेगा। कोशिश होनी चाहिए कि जो अंडे देने वाली मछलियां हैं उनको एक साथ, और जो बच्चे देने वाली मछलियां हैं उनको एक साथ ही रखें, उनको दोनों को मिक्स करके इसमें ना डालें। एक तरह से आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हम देते हैं एक्वेरियम के अंदर। इसके लिए मेरा जो 2-3 सुझाव हैं वो मैं देना चाहूँगा आपको, कि कभी भी मछली की संख्या अपने एक्वेरियम के साइज के अनुसार ही रखें। दूसरा, हम मछली कभी भी अगर बाज़ार से किसी भी समय ले आते हैं और अपने एक्वेरियम में स्टॉक करते हैं तो उसको पहले नमक के घोल में या पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में एक हम बाहर बाल्टी में घोल बना लें और उसमें मुश्किल से 5 सेकंड के लिए डिप करके उसको फिर हम अपने एक्वेरियम में छोड़ें। एक्वेरियम हम ऐसी जगह रखें जहाँ पर सीधे सूर्य की रोशनी ना पड़े, जैसा कि हम खिड़की के आसपास हमें एक्वेरियम को नहीं रखना चाहिए। एक्वेरियम में हम एरेटर के रूप में एयर पंप यूज़ करते हैं, फ़िल्टर का प्रयोग करते हैं। फ़िल्टर का प्रयोग होता है कि जो भी हम फीड दे रहे हैं अगर उसका कुछ पार्ट बच जाता है या मछलियाँ बीट करती हैं तो उससे जो उनका है तो फ़िल्टर वो खींच लेता है, उसके बाद के एक्वेरियम का पानी साफ़ रहता है। फ़िल्टर जो आप यूज़ करते हैं, फ़िल्टर को कम से कम 1 सप्ताह में उसको अच्छे जो है पानी में साफ़ कर लें। इससे आपके एक्वेरियम का सैनिटेशन होता रहेगा और आपके एक्वेरियम में मछलियाँ स्वस्थ रहेंगी। आहार की मात्रा आप इतनी दें कि फ्लोटिंग फीड बाज़ार में उपलब्ध है, जो पैकेट्स में आते हैं 50 से 60 रुपए का एक पैकेट मिलता है 100 ग्राम का। 100 दाने के करीब आप
इतना अंदाज से डालिए कि उनका कंजम्पशन हो जाए। आप देखिए कि उसको डालने के 2-3 मिनट बाद उसमें कोई फीड बच नहीं रहा है एक्वेरियम में, और कोशिश आपकी हो कि एक बार ही फीड दें इसमें। जब देखेंगे कि पानी का रंग ट्रांसपेरेंट से धीरे धीरे पीलापन हो गया और थोड़ा गाढ़ा हो गया, तब आप उसको पानी को बदल सकते हैं और पूरी एक्वेरियम की सफाई करके फिर से उसमें मछली डाल सकते हैं। और इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है ग्राम सलवान जिला चंबा के राम सरेक ने। आप कद्दू वर्गीय फसलों की मल्चिंग के बारे में जानकारी चाहते हैं। जल प्रबंधन का पूरा काम किया, ध्यान में रखते हुए जायद की फसल लगा रखा है इन्होंने, करेला लगा रखा और इसके साथ साथ लोबिया इंटरक्रॉपिंग है। इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि एक मल्चिंग कर दिया है। यहाँ पे जो गेहूं का डांट था उसको बाली निकालने के बाद उसको फैला दिया है। अब इससे क्या हो रहा है, 2 फायदे हैं। एक तो जो मिट्टी से जलवाष्पित होकर के निकलता है वह घट जा रहा है। एक बार पानी चलाएंगे तो इनका हफ्ते 10 दिन तक पानी इसमें नमी बनी रहेगी। दूसरी चीज जो इसमें फलत आ रहा है, वो फल जो आएगा इसके डांट के ऊपर, ये जो मल्चिंग की है इसके ऊपर आएगा, सीधे जमीन के संपर्क में नहीं आने से और उसका जो फल होगा उसका साइज और उसकी सुंदरता बनी रहती है, बाजार में उसको अच्छा दाम मिलता है। तो इस तरह से ये लोग कर रहे हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि एक साथ एक ही खेत में 3 से 4 फसलें लेते रहते हैं। हमेशा एक फसल तैयार होती है, दूसरी फसल उसमें लगा लेते हैं। तो हमेशा इनका नियमित बाजार से जुड़ाव बना रहता है, उसको बाजार में ले जाके बेचते हैं और इनको मिलता रहता है। इसके साथ साथ ये लागत को बहुत विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं कि इनका लागत घटे, कम लागत में और अस्थायी रूप से बिना पर्यावरण को कोई भी नुकसान पहुंचाए, क्षति पहुंचाए, अच्छा पैदावार ले सकते हैं। इस पर विशेष रूप से ध्यान इनका है। और ये बहुत सारे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, करेले के साथ जो लोबिया लगा हुआ है, जल ह्रास होता है वो कम हो और इनको गर्मी के सीजन में जो पानी लगाने का जो खर्चा आता है सिंचाई का, वह कम से कम लगे, तो इनका फायदा इसमें अच्छा होगा। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मिर्च की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.hp@etv.co.in पर। इसके अतिरिक्त आप हमें खेतीबाड़ी संबंधित किसी भी समस्या का निवारण के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042544085 पर शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।